नमस्कार, मैं सुभाष। यदि आप भारतीय सेना में सेवारत हैं या भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और नीट का उन्होंने इस बार एग्ज़ाम भी दिया है और वो एमबीबीएस या बीडीएस जैसे मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी पूरी बात स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि स्क्रीन पर जो ये लेटर आप देख रहे हैं इसे जारी किया है केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने। कब जारी किया है? तो 21 जुलाई 2026 को इसे जारी किया गया है। इस किस संबंध में जारी किया गया है? तो सेंट्रल पूल कोटा के तहत जो एमबीबीएस और बीडीएस की सीटें हैं उस पर एडमिशन के संबंध में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आइए इसके पहले पॉइंट को देखते हैं। पहले पॉइंट का लबोलुआब यही है कि हर साल कुछ सीटें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी आप सीधे सीधा इसको कहिए भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय, इसके द्वारा कुछ मेडिकल की सीटें जिसमें एमबीबीएस और बीडीएस की सीटें होती हैं उनको एलोकेट किया जाता है। किसको? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एलोकेट किया जाता है। किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा रक्षा मंत्रालय को। किसके लिए? तो वार्ड्स एंड चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल, यानी जो भारतीय सेना के सेवारत या सेवानिवृत्त जवान हैं या अधिकारी हैं उनके बच्चों के एडमिशन के लिए, मेडिकल में एडमिशन के लिए, एमबीबीएस बीडीएस जैसे पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कुछ सीटें आवंटित की जाती हैं। किसके द्वारा? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। किसको? तो रक्षा मंत्रालय को। पहले पॉइंट का लबोलुआब यही हुआ। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है एमबीबीएस और बीडीएस जैसे पाठ्यक्रमों में सीटें आवंटित करने के लिए, यानी एडमिशन कराने के लिए, एडमिशन लेने के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। लेकिन केंद्रीय सैनिक बोर्ड ऐसा कैसे करेगा? तो इंटर से प्रायोरिटी। ये इंटर वो वाला नहीं है 10th के बाद जो इंटर होता है। इंटर से प्रायोरिटी यह एक लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब होता है आपस में प्राथमिकता। आपस में प्राथमिकता कहने का मतलब, अब यहाँ तो सारे लोग तो आर्मी वाले ही हैं, या तो सेवानिवृत्त हैं या सेवारत हैं, तो इनके बीच में भी प्राथमिकता तय करना है। और वो प्राथमिकता कैसे तय करना है? तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है जिसका लेटर नंबर यहाँ दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग प्राथमिकता तय करनी है। अब इसको हम आगे समझाएंगे आगे वीडियो में कि प्राथमिकता होती कैसे है, तय कैसे किया जाएगा इसको। पहले लेटर के रिलेवेंट पार्ट को देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि 21 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है और 28 अगस्त 2026 लास्ट डेट है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है। तो इस लेटर का रिलेवेंट पार्ट यही है। अब आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो इंटर से प्रायोरिटी लिखा हुआ है, जो पूरे इस नोटिफिकेशन का मतलब महत्वपूर्ण फ्रेज है, या शब्द कहिए या फ्रेज कहिए, इसी में सारा कुछ छुपा हुआ है। तो इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि इंटर से प्रायोरिटी जो ऊपर लिखा हुआ था उसका मतलब क्या होता है। इंटर से प्रायोरिटी, जैसा मैंने बताया कि आपस में प्राथमिकता तय करना, तो आर्मी वालों को कई कैटेगरी में बांटा गया है। प्राथमिकता तय करने के लिए उनको कई कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे यहाँ प्रायोरिटी लिखा हुआ है, यहाँ कैटेगरी लिखा हुआ कि फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन लोग आएंगे, सेकेंड में कौन लोग आएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में वो लोग आएंगे जो लोग युद्ध में शहीद हो चुके हैं, युद्ध के दौरान शहीद हो चुके हैं, किल्ड इन एक्शन। इनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी, माने इनके बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन में। दूसरी प्राथमिकता उनको दी जाएगी डिसेबल्ड इन एक्शन एंड बोर्डेड आउट, यानी युद्ध के दौरान डिसेबल्ड हो गए, यानी विकलांगता को प्राप्त हुए और इसके कारण मेडिकल ग्राउंड पे वो मतलब सेवा से बाहर हो गए। इनको दूसरी प्राथमिकता। तीसरी प्राथमिकता किनको दी जाएगी? डेथ एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, यानी सैन्य सेवा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु जो हुई उसका कारण सैन्य सेवा है। स्थितियाँ ऐसी बनी, ऐसे सिचुएशन में उन्होंने अपनी सेवाएं दी जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई, तो इनको थर्ड प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी किनको दी जाएगी? डिसेबल्ड इन सर्विस एंड बोर्डेड आउट, और जो सर्विस के दौरान विकलांग हो गए, दिव्यांग हो गए और मतलब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वो आगे अपनी सेवा को जारी नहीं रख सकते थे और इसके कारण वो सेवानिवृत्त हो गए, सर्विस से बाहर हो गए। इनको चौथी प्राथमिकता। पांचवी प्राथमिकता किनको मिलेगी? तो गैलेंट्री अवार्ड जिनको मिला हुआ है। लेकिन अब इसमें भी प्राथमिकता है, गैलेंट्री अवार्ड में भी प्राथमिकता है कि किनको पहली प्राथमिकता मिलेगी, किनको दूसरी प्राथमिकता मिलेगी। जैसे जिनको परमवीर चक्र
परमवीर चक्र मिला है, इनको पहली प्राथमिकता मिलेगी। दूसरी प्राथमिकता किनको मिलेगी? अशोक चक्र, अशोक चक्र वालों को दूसरी प्राथमिकता। इसी तरह तीसरी प्राथमिकता जैसे महावीर चक्र आदि आदि। तो यहाँ भी गैलेंट्री अवार्ड में भी प्राथमिकताएं तय की गई हैं। छठी प्राथमिकता किनको मिलेगी? वार्ड्स ऑफ एक सर्विसमैन, यानी ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी में आएंगे। जो लोग मतलब सामान्य तरीके से अपनी सर्विस पूरी करके और सेवानिवृत्त हो गए, वो लोग इस कैटेगरी में आएंगे। और लगभग यहाँ तक आते आते सीटें खत्म हो जाती हैं, इसलिए इसके आगे की कैटेगरी को देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम समझते हैं कि ये जो सेंट्रल पूल कोटा होता क्या है, क्योंकि जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड का यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल पूल कोटा है, जो इसको हर साल मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तरफ से, तो ये कोटा होता क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं कि जो MBBS की सीटें हैं ये एलोकेट कैसे की जाती हैं, इन पर एडमिशन कैसे होता है। तो मान लीजिए कि MBBS की 100 सीटें हैं, 100 सीटें टोटल, तो इसमें 15% सीटें जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा के तहत भरी जाती हैं। 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा, यानी ये केंद्र सरकार के पास होती हैं 15% सीटें। और 85% सीटें जो हैं स्टेट कोटा के तहत भरी जाती हैं, यानी ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होती हैं। अब ऐसा क्यों? तो कॉलेजेस, ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो तो स्टेट के पास हैं, लेकिन अगर बिहार कहे कि नहीं हम खाली अपने बिहार के स्टूडेंट का ही एडमिशन लेंगे, राजस्थान कहे कि केवल राजस्थान वालों का एडमिशन होगा, तो फिर तो ये कुछ जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे, जो किसी और स्टेट में रह रहे होंगे या किसी और स्टेट के मनचाहे कॉलेज से अपनी पढ़ाई करनी चाह रहे होंगे, वो तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए 15% ऑल इंडिया कोटा की व्यवस्था की गई है, ताकि कोई बिहार का स्टूडेंट भी राजस्थान जा सके और राजस्थान का स्टूडेंट भी बिहार में आ सके। इसके लिए 15% ऑल इंडिया कोटा की व्यवस्था की गई है। लेकिन ये जो सेंट्रल पूल कोटा है ये इन दोनों से अलग है, ये एक अलग कैटेगरी है। ये जो सेंट्रल पूल कोटा है, इसके लाभार्थियों की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका लाभार्थी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसका लाभार्थी है और कैबिनेट सेक्रेटरिएट इसका लाभार्थी है। और यही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सेंट्रल पूल कोटा के तहत जो सीटें मिलती हैं वो KSB के माध्यम से जो एक्स सर्विसमैन के वार्ड्स हैं उनको आवंटित कर दी जाती हैं। इसे इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। मान लीजिए कोई मेडिकल कॉलेज है, इसके पास MBBS और BDS की सीटें हैं। इन सीटों में से कुछ सीटें सेंट्रल पूल कोटा के तहत रिजर्व्ड हैं। सेंट्रल पूल कोटा के तहत रिजर्व सीटें जो हैं उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य मंत्रालय आवंटित करेगा। किसको? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन सीटों को KSB के माध्यम से भरेगा। KSB एप्लीकेशन इनवाइट करेगा, जो एलिजिबल डिफेंस के वार्ड्स हैं उनसे एप्लीकेशन इनवाइट करेगा और फिर उनको MBBS और BDS की सीटें एलोकेट करेगा। तो ये है पूरी प्रक्रिया की मैंने इस वीडियो में यहाँ पर समझाया कि MBBS की सीटें आवंटित कैसे की जाती हैं। तो 100 सीटों का उदाहरण देकर के मैंने बताया कि 15% ऑल इंडिया कोटा होता है, 85% स्टेट कोटा होता है और इन दोनों से इतर एक सेंट्रल पूल कोटा भी होता है। ये जो सेंट्रल पूल कोटा है इसके लाभार्थी में ये 3 लोग विशिष्ट कैटेगरी के लोग होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और कैबिनेट सेक्रेटरिएट। और यहाँ फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया गया कि मेडिकल कॉलेज में जो सीटें होती हैं सेंट्रल पूल कोटा के तहत कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एलोकेट करता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस KSB के माध्यम से एलिजिबल जो डिफेंस के वार्ड्स हैं उनको MBBS और BDS की सीटों पर एडमिशन देता है। अब समझते हैं कि इस प्रायोरिटी के अंतर्गत आखिर सीटें आवंटित की कैसे जाती हैं। तो पहले तो प्राथमिकता दी जाएगी जो लोग युद्ध के दौरान शहीद हो चुके हैं, उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। अब इस क्राइटेरिया को जो लोग फुलफिल करेंगे, मान लीजिए कि टोटल सेंट्रल पूल कोटा के तहत 40 सीटें हैं, 40 सीटें सेंट्रल पूल कोटा के तहत हैं। अब मान लीजिए कि 5 लोग इस कैटेगरी में आ रहे हैं जो जिनके पिता शहीद हो चुके हैं युद्ध के दौरान, 5 बच्चे इस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो 5 बच्चों का इसमें एडमिशन हो जाएगा। अब इन 5 बच्चों की भी मेरिट बनेगी, इसी प्रायोरिटी 1 में इन 5 बच्चों की भी मेरिट बनेगी, क्योंकि इन 5 में से भी कोई हो सकता है 570 नंबर लाया होगा, कोई 550 लाया होगा, कोई 540 लाया होगा, ऐसे कम ज़्यादा नंबर इन लोगों का भी होगा। तो फिर ज़्यादा से कम की ओर करके एक मेरिट बनेगी इसके भीतर भी, और 5 लोगों को यहाँ इस प्रायोरिटी में एडमिशन मिलेगा। अब फिर जो 35 सीटें बच गई वो इस कैटेगरी में आ जाएंगी। इस कैटेगरी में मान लीजिए कि 10 लोग एलिजिबल हुए, तो फिर अभी 25 सीटें बच रही हैं, फिर वो सीटें यहाँ आ जाएंगी। इसमें मान लीजिए कि 10 लोगों का यहाँ भी एडमिशन हुआ, तो 25 सीटें हो गई। अभी भी 15 सीटें बच रही हैं, वो सीटें फिर यहाँ आ जाएंगी। ऐसे करते करते जहाँ पर जाकर के सीटें खत्म हो जाएंगी, वहीं पर ये सेंट्रल पूल कोटा खत्म होगा
और उसके आगे वाले लोग बाहर हो जाएंगे, उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सामान्यतया देखा जाता है कि ये जो चौथा कैटेगरी है यहाँ तक तो धूमधाम से एडमिशन होता है लोगों का, लेकिन इसके बाद इधर थोड़ा सा पाँचवीं छठी कैटेगरी में थोड़ी सी मुश्किलें हो जाती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि दरअसल सेंट्रल पूल कोटा में कितनी सीटें होती हैं और पिछले साल का डेटा क्या है, कितने लोगों को किस कैटेगरी में एडमिशन मिला। अगर आप लोग इस वीडियो को इस वीडियो के कमेंट में बताएंगे कि ऐसा वीडियो आगे और भी चाहिए, इस वीडियो का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो मैं आगे भी 2-3 वीडियो इस पर और बनाऊंगा और अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।